अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान, ईशा रहमान, किस्त नंबर 13। दो हटे कटे आदमी अपने चेहरा मास्क से ढके तेजी से अंदर दाखिल हुए थे। ईशा ने 1 सेकंड की स्पीड से अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया। इसका दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? वो दरवाज़ा तोड़कर उसे दबोच चुके थे और एक आदमी ने क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल इसके चेहरे पर रखा। इसकी आवाज़ हलक में ही दब गई थी। आपका मिलाया हुआ नंबर फ़िलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश करें। अपनी चिड़िया की जान अज़ाब में डालकर वो तो जैसे बड़े मज़े से फिर रहा है। सोफे पर विराजमान टांग पर टांग रखे वो अपने सामने ज़मीन पर पड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखते बोला, जो कि अपने हवासों में नहीं थी। कुछ सोचते हुए उसने एक नंबर मिलाया। दूसरी ही बेल पर कॉल कनेक्ट हुई। मरहबा, हादी की आवाज़ शायान के कानों से टकराई। मरहबा मरहबा साले साहब, किधर मसरूफ़ हो तुम लोग? अरे भी कोई शोर शराबा, कोई खून खराबा, ना कोई हंगामा। वो वॉकिंग चेयर पर बैठा हाथ में फाइल पकड़े एक कान से मोबाइल लगा शायान की आवाज़ को एक पल में पहचान गया था। बोल कुत्ते, आज कैसे याद आ गई अपनी जीजा की? लगता है खातिर तवाज़े में कोई कमी रह गई थी पिछली दफ़ा। वो फाइल एक तरफ फेंकता अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठा। हाँ हाँ, ठीक कहा, कमी तो रह गई थी, मगर वो कमी अब मैं पूरी करूँगा। ज़रा बता देना अपने अजीज़ भाई को कि अपनी चिड़िया की जान बचाना चाहता है तो अपनी जगह पर पहुँच जाए। इसी जगह पर पहुँच जाए जहाँ मेरी खातिर में उसने कमी छोड़ी थी। ज़रा बाकी का हिसाब मैं पूरा कर लूँ। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तो बेटा अब मैं करूँगा। कह दो अपने सुल्तान से, अगर इसे ज़िंदा देखना चाहता है तो उसी जगह पहुँच जाए। जितनी देर वो आने में लगाएगा, इसका खमियाजा इस चिड़िया को भुगतना पड़ेगा। एक ज़ोरदार कहका लगाते वो फ़ोन बंद कर चुका था। हादी ने कान से फ़ोन हटाकर स्क्रीन को देखा। अब कुत्ता ये क्या फसाद डालने वाला है? उसने सुल्तान का नंबर मिलाया जो कि बंद जा रहा था। 2-3 दफ़ा मिलाने पर बंद। अब हादी को कुछ अजीब सा खटका। वो अपना कोट बाजू पर रखकर तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकला। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद वो सुल्तान के फ्लैट में था। वो बिजली किसी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। धड़ाम से दरवाज़ा खोलने पर कमरे में खूब अंधेरा नजर आया और सिगरेट के धुएं ने उसका इस्तकबाल किया। हादी ने सारी लाइट्स जलाई और इसकी नज़र बेड पर उल्टा लेटे शर्टलेस इस मजबूत शख्स पर पड़ी, जो कि घोड़े गधे क्या पूरी दुनिया फरामोश किए सो रहा था। हादी सांस भरता उसके करीब आ बैठा। शुक्र है, मैं तो समझा वो इसके साथ बेड पर दोनों बाहें फैलाए धड़ाम से लेट गया, मगर शयान की बातें उसके जहन में घूम रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर सुल्तान को हिलाया। सुल्तान, ओए भाई, उठो। क्या यार, नशा करके सोया है क्या? वो इसे मुसलसल झंझोड़ रहा था, जबकि वो बिना हरकत किए इसी पोजीशन में सो रहा था। आखिर हादी ने अपनी शर्ट के कफ फोल्ड करते बेड पर घुटनों के बल बैठते उसे कंधों से पकड़ के एक झटके से उठाकर बिठा दिया। उठ मेरे भाई, ज़रा होश में आ जा। वो सुल्तान के चेहरे को ज़ोर ज़ोर से थपक रहा था। सुल्तान की एकदम आंखें खुली। उसने हादी के हाथों के एक झटके से दूर किया। क्या मसला है तुम्हें? इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों टपक पड़े हो? पता नहीं कितनी मुश्किल से सोया था मैं, डंगर कहीं का। ये कहते फिर से वो ऊंधे मुंह लेट गया था। अच्छा, तो मैं डंगर हूँ और आप जनाब खुद क्या हैं? एक तो मैं इतना परेशान था तुम्हारे लिए, कहाँ से भागा हूँ ये देखने के लिए कि तुम ठीक हो कि नहीं, और मैं डंगर, हिटलर कहीं का। जा सो जा, रह मर जा रहे। और पर मेहरबानी करके अपना फ़ोन ऑन कर ले। तेरे साले मुझे फ़ोन करके तंग कर रहे थे। इस कुत्ते का फ़ोन आया था, पता नहीं क्या बक रहा था। किसका फ़ोन था? सुल्तान ने लेटे ही पूछा। शायान का फ़ोन था, पता नहीं क्या बकवास कर रहा था। इस कुत्ते ने अब कोई नया फसाद डाल दिया है। क्या बक रहा था वो? सुल्तान ने बेजारी से पूछा। तो हादी ने शायान की कही बातें सुल्तान के गोश गुजार दी। पता नहीं किसी चिड़िया की बात कर रहा था। अगर बचाना चाहते हो तो इसी जगह आ जाओ। मेरे तो सर से गुजर गई इसकी सारी बकवास। उसकी आखिरी बात सुनते सुल्तान एक झटके से उठ बैठा। उसने साइड टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल ऑन किया। चाहे इस नाजुक वजूद की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देखकर सुल्तान के माथे पर अचानक के शिकने उभरी। बिजली की से तेज़ी से उठता वो शर्ट पहनता गहरी सांसें भर रहा था। नंबर डायल करने पर उसका नंबर बंद जा रहा था। इसे अचानक इतना हाइपर देखकर हादी ने आगे बढ़कर इसे कंधों से थामा। क्या हुआ सुल्तान, सब खैर तो है? उसने एक झटके से उसे खुद से दूर फेंका और अपने वार्डरोब की तरफ आया। अपना पसंदीदा हथियार और रिवॉल्वर निकालकर अपनी पैंट की हुक में लगाता वो बाहर की जाने भागा। हादी अपना वजूद संभालता इसके पीछे बढ़ा था। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती तेज़ लगाम, अब कुछ बताओगे भी, आखिर हुआ क्या है? वो बहुत रश ड्राइविंग कर रहा था। अचानक जो छोटे से घर के करीब उसने गाड़ी रोक दी और बिजली की तेज़ी से घर की तरफ गया। मगर अंदर दाखिल होते वहाँ की बिखरी हुई चीज़ों को देखकर सुल्तान को अपने सीने में शदीद जलन महसूस हुई।
وہ زور سے آنکھیں میچتا دیوار پر پوری شدت سے مکہ جڑ گیا۔ ایک کے بعد ایک مکہ وہ اپنے ہاتھ زخمی کر چکا تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ دیوار پر نکال رہا تھا جب ہادی نے اسے کمر سے دبوچ کر دیوار سے دور کیا۔ سلطان، ہوش میں آؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ کون ہے وہ جس کے لیے تم اتنے پاگل ہو رہے ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرتا ایک دفعہ پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو آگ لگا دوں گا میں سب کو۔ وہ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتا غصے کی حالت میں چلا رہا تھا۔ وہ اتنی رش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ ہادی خود کو سیٹ بیلٹ میں کور کیے ہونے کے باوجود سیٹ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے بیٹھا تھا۔ کسی بھی گاڑی کو ایسے کراس کرتا ہادی کی آدھی جان اوپر اور آدھی جان نیچے رہ جاتی۔ کلب کے باہر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سلطان، 1 منٹ رکو۔ وہ اسے کلب کے اندر جاتے تھے ایک بازو سے تھامے کھڑا تھا۔ پہلے تھوڑا شانت ہو جاؤ یار، کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ آخر مجھے بتاؤ کہ بھی کون ہے جس کے لیے اس قدر ہائپر ہو رہے ہو؟ ہمیں کوئی پلان سیٹ کرنا چاہیے۔ اس سب کا وقت نہیں ہے ہادی، اس کتے کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر اس سے کوئی نقصان پہنچا قسم سے ایک ایک کو آگ لگا دوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنا بازو چھڑاتا کلب کے اندر داخل ہوا تو مین ڈور پر کھڑے انٹری مین نے سلطان کو بنا انٹری کے جاتے دیکھ کر روکنے کی کوشش کی، مگر ہادی نے ایک طرف دھکیلتے سلطان کے پیچھے قدم بڑھائے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ایک ہاتھ میں ریوالور پکڑے ہوئے تھا۔ لوبی میں پہنچتے ہی سامنے کھڑے نقاب پوش کو دیکھتے سلطان نے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک کے بعد ایک سامنے آنے والے شخص کے جسم میں وہ ریوالور کی گولیاں اتارتا جا رہا تھا، جبکہ ہادی سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ سلطان نے دروازے کو پاؤں سے ایک زوردار ضرب لگائی تو وہ دروازہ دھڑام سے کھل چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر اس کے سینے میں مزید آگ بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہٹا کٹا آدمی اس نازک وجود کو بازو سے پکڑے کھڑا تھا، جبکہ وہ حواس میں نہیں تھی۔ لڑکھڑاتی وہ مکمل اس آدمی کے سہارے کھڑی تھی۔ شایان کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا خنجر تھا جو وہ عشا کی گردن پر رکھے ہوئے تھا۔ بڑی جلدی آ گئے تم تو، مجھے لگا تھا ابھی بارات کو آنے میں کافی وقت ہے، میں تو لنچ کرنے جا رہا تھا۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستا سلطان کے غصے میں مزید اضافہ کر گیا۔ اتنے میں ایک ہٹا کٹا آدمی سلطان کی طرف لپکا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لوہے کا ڈنڈا سلطان کی طرف اچھالا، جس سے وہ بچتا ہوا ایک سائڈ پہ ہوتا اسے پیچھے سے اپنی گرفت میں دبوچ چکا تھا۔ اسے چھوڑ دیں، اگر اسے کچھ ہوا تو تو اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ سلطان نے ہاتھ کی ضرب لگاتے اس آدمی کو دیوار میں دھنسایا جو اب ہادی کے حوالے ہو چکا تھا۔ ارے اتنی بھی کیا چلتی ہے؟ کیا بھول گیا تو ہماری دنیا میں ہر چیز کا بدلہ ہوتا ہے، جیسے خون کا بدلہ خون، عزت کا بدلہ عزت اور بے عزتی کا بدلہ بے عزتی۔ عبدور، وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتی اسے دیکھ رہی تھی۔ عشا نے اپنے ہاتھ سلطان کی طرف بڑھایا۔ وہ اپنے آپ پر قابو کھوتا آگے بڑھا ہی کہ شایان نے اپنے خنجر کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ وہیں رک جاؤ، اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو۔ آن یور نیز، سلطان کے دماغ میں اپنے کہے الفاظ گھوم گئے۔ تیری تو میں، قریب کھڑے ہادی نے شایان کے الفاظ سنتے ہی اپنے قدم بڑھائے ہی تھے کہ سلطان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے اسے روکا۔ وہ حیرانی سے سلطان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ریوالور پھینک دو، کوئی ہوشیاری نہیں ورنہ تیری اس چڑیا کی جان تو میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ لیو ہر، سلطان نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے کہا۔ ہاں تو جلدی کرو، گھٹنوں کے بل اور بچا لو جان اس کی۔ وہ مسلسل عدم مدہوشی کے حالت میں لڑکھڑا رہی تھی۔ گہری گہری سانسیں بھرتی وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے ریوالور ایک طرف پھینکا۔ شاباش، اب چلو، گراؤ خود کو میرے سامنے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستا انتہائی منحوس لگ رہا تھا۔ سلطان اسی پوزیشن میں کھڑا اسے گہرا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شایان نے اپنے خنجر پر گرفت مضبوط کی تو اس کی نازک گردن پر ایک طرف سے چند ننے ننے خون کے قطرے اس کی دودھیا گردن پر نمودار ہوئے۔ عشا کے منہ سے کراہ نکلی۔ سلطان نے ایک گھٹنا زمین پر رکھتے مٹھیاں بھیج لیں۔ شایان سمیت ہادی اسے حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہادی تو اپنے سامنے اپنے بھیڑیے جیسے بھائی کو جھکتے دیکھ کر اپنے اندر ایک طوفان اٹھتا محسوس کر رہا تھا، مگر وہ سلطان کا جلالی روپ دیکھ کر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ وہ ایک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ شایان جانتا تھا کہ سلطان کے لیے یہ لڑکی ضروری ہے، وہ اسے ضرور بچائے گا، مگر اس قدر ضروری ہوگی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ شایان نے حیرانی سے پہلے سلطان کو اور پھر اپنی گرفت میں قید اس معصوم سی چھوٹی لڑکی کو دیکھا جو بار بار عبدور کا نام پکار رہی تھی۔ شایان کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہی ہٹی تھی کہ سلطان نے تیزی سے اسے اپنے کچھ فاصلے پر پڑے ریوالور کو اٹھا کر نشانہ کستے فائر کیا جو سیدھا شایان کے کندھے پر جا لگا۔ عشا اس کی گرفت سے آزاد ہوئی تھی کہ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوتی کہ سلطان نے بجلی کی تیزی سے پکڑ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ اپنی جگہ چل کھڑے ہادی نے شایان کو اپنی گرفت میں جکڑا۔ سلطان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں نیم کھلی تھیں اور گردن پر خون کے نشانات۔ عبدور، عشا کے منہ سے نکلے الفاظ پر ہادی نے آنکھیں پھیلائے سلطان کی طرف دیکھا۔
मैं यहाँ हूँ, यही हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। वो इसके बाल चेहरे से हटाते धीरे से बोला। हादी, गाड़ी निकालो फौरन। वो धाड़ा था। हादी ने अपनी गिरफ्त में पकड़े शायान को गर्दन की एक खास नस पर सर्प लगाते एक साइड फेंका, जिस पर वो बेहोश होता एक तरफ गिर पड़ा। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा था। सुल्तान ने उसे अपने बाजुओं में उठाया और तेजी से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो गहरी गहरी सांसें भरती बेहोशी के आलम में जा चुकी थी, जबकि इसके गले के गिर्द लिपटा वो ब्लैक हिजाब उसके कंधे से नीचे लटक रहा था। वो गाड़ी में बैठता इसका सर अपनी गोद में रखे धीरे धीरे इसकी गाल थपक रहा था। आंखें खोलो प्लीज, होश में आओ। वह इसके गाल थपकता बोल रहा था, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठा हादी बार बार सुल्तान को तो कभी इस लड़की को देखता जो न जाने कौन थी, मगर सुल्तान के लिए शायद वो सब कुछ थी। सुल्तान ने डैशबोर्ड पर पड़ी पानी की बोतल में से हाथ गीला करके उसके चेहरे पर अच्छी तरह से फेर दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो गहरी सांस भरता इसके चेहरे की तरफ देखता बोल रहा था। ड्राइव फास्ट यू डम्ब। हादी के स्लो ड्राइव करने पर हादी ने धाड़ कर कहा, जिस पर वो एक नज़र उसे देखता फास्ट चलाने लगा। भाई, यहाँ रश काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अगर तुम नहीं चला सकते तो हटो वहाँ से, मैं खुद चला लूँगा। वो गुस्से से कहता अपनी जगह से उठा ही कि हादी ने हाथ के इशारे से उसे रोका। चला रहा हूँ, कूल डाउन। वो इसे बाहों में भरे चलता हुआ सीधा प्राइवेट रूम्स की तरफ आया, जहाँ कुछ नर्सेज इसकी बाहों में मरीज देखकर उसके पीछे लग गई। सुल्तान ने उसे धीरे से स्ट्रेचर पर लिटाया। इतने में कुछ नर्सेज आयशा के गिर्द मुख्तलिफ इस्तेमाल की चीज़ें सेट करने लगी। वह अस्पताल के बेंच पर दोनों हाथों से सर को थामे बैठा था, जिसमें से दर्द की शिद्दत से टीसें उठ रही थीं। उसके ऐन सामने दीवार से पुश लगा के खड़ा हादी उसे गौर गौर से देखने में मसरूफ़ था। तो आखिर आप जनाब की मसरूफियत का राज भी पता चल ही गया। सुल्तान ने सुर्ख आंखें लिए ऐसे देखा। तेरी बकवास नहीं सुननी मुझे। मत सुन, मगर अभी जो आने वाली है इसके हर सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा तुम्हें। कौन आने वाली है? सुल्तान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। इसके अल्फाज के इख्तिताम पर कॉरिडोर से अंदर आती आइगल की आवाज़ सुल्तान के कानों में पड़ी। तेरा दिमाग सटक गया है क्या? आइगल यहाँ क्या कर रही है? जनाब, जब तेरी खैरियत दरियाफ्त करने में ऑफिस से निकला था तब इसको बताना ज़रूरी था। तब से फ़ोन कर करके मेरा दिमाग खा गए कि सुल्तान भाई ठीक तो हैं। अब इसे यहाँ पर बुलाना ही मुनासिब समझा था। सुल्तान ने माथे पर एक ज़ोर से ज़रब लगाई। भाई आप ठीक हैं? क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ आइगुल। तो हुआ क्या है, आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? सुल्तान भाई तो बिल्कुल ठीक है आइगुल, मगर वो ठीक नहीं है। हादी ने अपने सामने कमरे में नर्सेज के हाले में पड़ी ईशा की तरफ इशारा किया। आइगुल ने अंदर झांक कर देखा तो इसकी नज़र ईशा पर पड़ी। वो कौन है? आइगल ने सवालिया नज़रों से दोनों की जानिब देखा। सुल्तान एक तीखी निगाह हादी पर डालकर उसे इशारा करते वहाँ से मेन काउंटर की तरफ चला गया। अब हादी आइगुल को बीती कहानी सुना रहा था, जिस पर आइगुल की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर बाद वो चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड पर लेटी अभी तक बेहोशी के आलम में थी। वो स्टूल घसीट कर इसके करीब बैठा था। सुल्तान गौर गौर से इसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जहाँ नकाहत के निशानात साफ दिखाई दे रहे थे। इसकी सफ़ेद गर्दन पर एक छोटी सी बैंडेड। सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पर बिखरे बालों को एक तरफ किया। वो दोनों दरवाजे से थोड़ा झुककर अंदर सामने का मंजर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। आइगल, हमें हमारी भाभी मिल गई, मुबारक हो। हादी उसके सर के ऊपर से सर निकाले खड़ा था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये हमारी भाभी हैं? क्योंकि मैंने देखा था। आइगुल, क्या तुम सोच सकती हो कि सुल्तान किसी के सामने खुद को झुका दे? ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा भला कभी हो सकता है? सुल्तान ने खुद को इस लड़की के लिए झुका दिया। मेरी आंखों के सामने, इन पापी आंखों ने देखा था मैंने। और पता है, वो सुल्तान को अब्दुल कहकर पुकार रही थी। क्या? हादी की बात के इख्तिताम पर आइगुल ने हैरानी से इसकी जानिब देखा। जी हाँ मोहतरमा, अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि वो हमारी भाभी ही हैं। वो कहती हुई शरीर सा मुस्कुरा दी। वैसे हमें शर्म करनी चाहिए, हम इनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। आइगुल ने हंसी दबाते हुए कहा। मैं तो नहीं कर रहा, तुम्हें ही आदी है। हादी इससे कुछ फासले पर हुआ। बदतमीज़। आइगुल ने एक तीखी नज़र से उसे देखा। इसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक बहुत ही कुशादा कमरे में एक बहुत से बड़े बेड पर पड़ा पाया। कमरा किसी पुराने तर्ज का था, मानो किसी बहुत महल में, जैसे किसी शहजादी का कमरा हो, जो बड़े बड़े पुराने तर्ज के पर्दों से सजाया गया था। वह सर पर हाथ रखती उठ बैठी। चारों तरफ नजरें दौड़ाने पर उसे कमरे में बहुत नफीस चीज़ें दिखाई दी। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वह सहम कर बेड के एक कोने में जा लगी। उसकी नज़र अपने सामने से आती एक 23-24 साल की तीखे नक्श वाली लड़की पर पड़ी, जो कि खाने की ट्रे हाथ में थामे मुस्कुराती उसके कुछ फासले पर आ बैठी। तुम कौन हो? ईशा ने उसे देखते पूछा। मुझे अपना दोस्त ही समझो तुम।
वो ट्रे से चीज़ें निकाल कर बेड पर सेट कर रही थी। मैं कहाँ हूँ? ईशा ने आसपास देखते कहा। तुम शाह महल में हो। आइगुल ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। ईशा ने नफ़ी में सर हिलाया। अरे परेशान मत हो, महफूज हाथों में हो तुम। क्या तुम अब्दुल को जानती हो? आह सुल्तान भाई, इन्हें कौन नहीं जानता भला। वो मुस्कुरा रही थी। सुल्तान? ईशा ने हैरानी से उसे देखा। मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पहले कुछ खा लो ताकि ये मेडिसिन मैं तुम्हें खिला सकूँ। सुल्तान भाई का ऑर्डर है, मेरा मतलब अब्दुल भाई का ऑर्डर है। ईशा हैरानी से उसकी हर एक बात सुन रही थी। मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ ये सब नहीं चाहिए, बस मुझे उससे बात करनी है। वो कहाँ है? सुल्तान भाई किसी काम से गए हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे, तो फिक्र मत करो, मगर प्लीज़ कुछ खा लो प्लीज़, वरना मेरी क्लास लग जाएगी सुल्तान भाई से। मुझे सच में भूख नहीं है। और तुम ये बार बार सुल्तान क्यों कह रही हो? क्या इसका नाम अब्दुल नहीं है? मेरी छोटी सी प्यारी सी दोस्त, अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है। तुम अपने इस प्यारे से चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाओ। तुम इस वक्त सुल्तान भाई मेरा मतलब अब्दुल भाई के घर में हो और तुम महफूज हो। तुम्हें यहाँ किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। ये खा लो ना प्लीज़। आइगल उसकी थोड़ी पर हाथ रखे उसे प्यार से समझा रही थी। अच्छा मैं आती हूँ, तब तक तुम ये खा लो, ओके? वो कहती हुई कमरे से जा चुकी थी, जबकि वो गहरी सांसें भरती आसपास देखती एक बार फिर उसे समझने में गलती कर चुकी थी। तो इसका मतलब तुमने मुझे अपना नाम भी गलत बताया, सुल्तान? वो दिन ही दिन में सोचती फूट फूट कर रो दी। वो बेड से नीचे उतर कर बेड के किनारे बैठी घुटनों में सर दिए बिना आवाज़ रो रही थी। जिस इंसान पर मैंने इतना भरोसा किया उसने मुझे अपनी पहचान तक झूठी बताई, और मैं पागल क्या से क्या समझ बैठी थी। कितनी पागल हूँ मैं, कितनी बेवकूफ़। वो हिचकियों से रो रही थी। ये क्या कह रहे हो सुल्तान, होश में तो हो? रहीम शाह समेत हादी भी हैरानी से सुल्तान को देख रहा था। मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में कह रहा हूँ आगा जान। तुम जानते भी हो इसका अंजाम क्या होगा। वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, मैं ये तो नहीं जानता। बच्ची है वो भी। आगा जान अब वो अकेली नहीं रह सकती, मैं उसे किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ सकता, और उसे अपने साथ महफूज रखने का बस यही एक तरीका है, और मैं फैसला कर चुका हूँ। सुल्तान तुम्हें क्या लगता है तुम इसे महफूज रख सकोगे? तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारी दुनिया में इन सब की कोई जगह नहीं है, ये तुम अच्छे से जानते हो। रहीम शाह गुस्से से चिल्ला रहा था, जबकि सुल्तान कमर के पीछे दोनों हाथ बांधे बड़े आराम से बगैर किसी तासुर के खड़ा था। मैं फैसला कर चुका हूँ आगा जान, मेरा फैसला आखिरी और अटल है। आज शाम ठीक 7 बजे मैं इससे इमाम निकाह करूँगा। आपकी शिरकत मेरे लिए अहम है। वो भी बच्ची है सुल्तान, तुम ऐसा फैसला कैसे कर सकते हो? बच्ची नहीं है वो आगा जान, निकाह के काबिल हो चुकी है। सुल्तान की बात के इख्तिताम पर शाह सोफे पर बैठते गुस्से से सुल्तान की तरफ देख रहे थे। वो जानते थे कि अब इसका फैसला बदलने वाला तो किसी कीमत नहीं है। सुल्तान ने आगे बढ़कर रहीम शाह के दोनों का हाथों को थाम लिया। आगा जान, मेरी वजह से आज वो इस हाल को पहुंची है, सिर्फ मेरी वजह से। अब मैं उसे यूँ तन्हा नहीं छोड़ सकता। एक मैं ही हूँ जो इसे बचा सकता है। सुल्तान मेरे शेर, वो तुम्हारे लिए परेशानी बन सकती है। मुझे बस इसी बात की फ़िक्र है। आपको किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। बस आप मेरे इस फैसले को कबूल करें। आखिर को हार मानते रहीम शाह ने एक बार फिर अपने इस ज़िद्दी शेर के सामने घुटने टेक दिए थे। सुल्तान रहीम शाह के हाथ पर बूसा देता ड्राइंग रूम से बाहर आया, जहाँ आइगल खड़ी इन्हीं की बातें सुन रही थी। आइगल, उसने कुछ खाया? सुल्तान ने सवाल किया। नहीं भाई, वो बस आपसे बात करना चाहती है, काफ़ी परेशान है। उसे संभालो फ़िलहाल, मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, उससे बताओ और तैयार करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप फिक्र ना करेंगे भाई, मैं उसे संभाल लूँगी। आइगल, उससे प्यार से बात करना और प्यार से संभालना। आप फिक्र मत करें भाई। सुल्तान इस बात में सर हिलाता वहाँ से चला गया। आय हाय मुबारका, हमारे वीर की शादी है भाई। हादी उछलता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकला था। आइगल, आइगल, मैं बहुत खुश हूँ। वो खुशी से आइगल को दोनों बाजुओं से पकड़े घूम रहा था। अरे अरे रुको पागल कहीं के, निकाह सुल्तान भाई का हो रहा है और खुश तुम हो रहे हो। बात कुछ समझ नहीं आई। आइगल उसे बाजू छुड़वाते एक तरफ हो गए। अरे पगली, ज़रा सोचो, अब सुल्तान भाई जो कि इतने सड़ू, इतने खड़ूस और इतने सख्त हैं, इन्हें लाइन पर लाने वाली आएगी, और कितना खूबसूरत मंजर होगा ना वो, जब हमारा ये सरफिरा सुल्तान अपनी बीवी के आगे पीछे फिरता नजर आएगा। हाय, मेरे पेट में तो अभी से गुदगुदी हो रही है। हादी अपने ही स्टाइल में उछलता हुआ अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। आइगल का हंस कर बुरा हाल हो चुका था। वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, मज़ा तो आएगा। अब सब छोड़ो और जाकर सुल्तान भाई की मदद करो, और मैं ज़रा हमारी होने वाली भाभी के सर पर धमाका करती हूँ। आइगल सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर की तरफ गई। आइगल ने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो उसे कहीं दिखाई न दी।
وہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئے تو بیڈ کے کنارے زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بے آواز رو رہی تھی۔ ارے رے رے، کیا ہوا تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ آئیگل اس کے قریب بیٹھی اسے چپ کروانے میں لگی تھی۔ تم سب جھوٹے ہو، سب کے سب، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ ہاں، میری معصوم سی ہونے والی بھابھی، ادھر دیکھو میری طرف۔ سلطان بھائی بہت اچھے ہیں، قسم سے انہوں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ وہ تمہیں کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچنے دینا چاہتے ہیں۔ وہ تمہاری بہت فکر کرتے ہیں، سچ میں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر وہ میری فکر کرتا تو یوں مجھے خود سے دور نہ کرتا، مگر اس نے کبھی میری بات کو کوئی سیدھا جواب نہیں دیا اور ہمیشہ مجھ پر غصہ کیا، ہمیشہ مجھے خود سے دور کیا۔ وہ میری فکر نہیں کرتا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ہائے معصوم سی لڑکی، وہ تمہیں خود سے دور کرتے تھے نا، تو اب یہ کام بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے؟ عیشا نے سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سلطان بھائی تم سے نکاح کرنے چاہتے ہیں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ آئیگل اس کی باتوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئے بولی۔ وہ آنکھیں پھیلائے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا کیا نام ہے؟ بتاؤ تو۔ اسے چپ دیکھ کر آئیگل نے پھر سے پوچھا۔ عیشا۔ اوہ عیشا، دیکھو ذرا، مجھے تو اپنی ہونے والی بھابھی کا نام تک نہیں پتا۔ وہ ہنس رہی تھی جبکہ عیشا غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں عیشا، اچھا ادھر آؤ، میں تمہیں سب تفصیل بتاتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس سے مقابل بیٹھ گئی تھی۔ جانتی ہو تم پہلی لڑکی ہو جو سلطان بھائی کی زندگی میں آئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلطان بھائی جیسا سخت انسان اس کی زندگی میں کوئی آ سکتا ہے۔ ہاں، تم نے بہت کچھ چھپایا، صرف اس لیے کہ تم اس سے دور نہ جاؤ۔ سلطان بھائی کی زندگی عام لوگوں جیسی نہیں ہے عیشا، وہ تمہاری بہت فکر کرتے ہیں، تمہیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم ہمیشہ ان کے ساتھ رہو۔ مجھے نہیں کرنا اس سے نکاح، وہ بہت برا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح روٹ رہی تھی جبکہ آئیگل کو اپنے سامنے بیٹھی اس پیاری سی معصوم سی لڑکی پر بہت پیار آ رہا تھا جو کہ ابھی تک سلطان کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ دیکھو عیشا، تم اب کہیں بھی اکیلی سیف نہیں ہو، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سلطان بھائی بس تمہیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، مجھ پر یقین کرو پیاری لڑکی۔ وہ عیشا کی آنسو صاف کرتے پیار سے بولی، جس پر آئیگل کے گلے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ ارے ایسے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، مجھ سے دوستی کرو گی نا؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر سلطان بھائی نے تمہیں کچھ کہا تو ہم دونوں مل کر ان کی پٹائی کریں گے۔ آئیگل جانتی تھی کہ اس وقت عیشا کو صرف پیار اور محبت سے ڈیل کرنا ہی بہتر ہے، اس لیے وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ پلیز سب کچھ کھا لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری ایک بات مانو گی؟ عیشا نے دھیرے سے کہا۔ ہاں بولو، ضرور مانوں گی، مجھے کچھ دیر اکیلا رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر تم یہ کھانا ضرور کھا لینا، اوکے؟ آئیگل اس کے سر پر تھپکی دیتے وہاں سے چلی گئی جبکہ وہ اپنی قسمت پر روئے یا ہنسے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سلطان کو بہت چاہا تھا مگر وہ اسے ایسے ملا گا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، میں نہیں جانتی میں کیا کروں، کیا فیصلہ کروں۔ میری زندگی کی میری مدد کر اللہ۔ وہ رو رہی تھی اور اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ ایرگل خاتون کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ وہ گہری سانسیں بھرتی بیٹھ کے پوچھ سے ٹیک لگا گئی۔ زندگی کچھ ہی لمحوں میں کیا سے کیا ہو جاتی ہے، نہ ہم اسے روک سکتے ہیں اور نہ ہم خود کو روک سکتے ہیں۔ ہاتھ باندھے ایک سائڈ پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی وہ ہاتھ باندھے ایک سائڈ پر بیٹھی اب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اپنی قسمت پر خوش ہو کے اس نے جیسے چاہا وہ اسے مل رہا ہے، یا افسوس کرے کہ کن حالات میں اسے کیسے وہ میسر ہو رہا ہے۔ شام نے اپنے پر پھیلائے تو شاہ محل کے ڈرائنگ روم میں کھٹ پٹ کی آوازوں نے گھیر کر دیا تھا۔ وہ اندھیرے میں بیٹھ کے پرسے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے شاید آنسو خشک ہو چکے تھے، ایک ویران چہرے پر بنا کسی تاثر کی وہ عجیب سی حالت میں بیٹھی تھی۔ آئیگل، کیا تم نے اس سے بات کی؟ سلطان ڈرائنگ روم سے باہر آتی آئیگل سے مخاطب تھا۔ جی سلطان بھائی، میں نے اسے بہت سمجھایا مگر آپ کو ایک دفعہ اس سے بات کر لینی چاہیے۔ اور میں نے بہت پوچھا اسے اس کی فیملی کے بارے میں، کچھ اس کے بابا کے بارے میں۔ ظاہر ہے نکاح کے وقت تو ضرورت پڑے گی ہی، مگر وہ بس چپ تھی۔ میں دیکھتا ہوں، یہ کہتا وہ سلطان سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ایک منٹ رک کر سوچنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے کی سبھی لائٹس بند تھیں۔ سلطان نے لائٹس آن کر کے دیکھا تو وہ ہنوز اسی حال پوزیشن میں بیٹھ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کچھ فاصلے پر بیڈ پر برہمان ہوا۔ کیسی ہوں؟ زندہ ہوں، عیشا نے بنا کسی تاثر کے کہا۔ میرے خیال سے آئیگل نے تمہیں بتا دیا ہوگا۔ ہاں، بتایا اس نے، بہت کچھ، وہ کچھ بھی جو جاننے کا حق میں نہیں رکھتی۔ سلطان نے ایک دم سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ پاگل لڑکی،
वो दिन ही दिल में सोचता मुस्कुरा दिया। वो बेड से नीचे होता इससे कुछ ही फासले पर बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत से सवाल होंगे, तुम्हारे लिए बहुत कुछ नया होगा। मेरे लिए सब कुछ नया है। मैं जहाँ इस वक्त हूँ वहाँ का हर एक इंसान मेरे लिए नया और अजनबी है। मैं नहीं जानती मेरे करीब इस वक्त कौन बैठा है। वो आंखों में गुस्सा लिए उसे देख रही थी, जबकि वो इसके बरक्स हल्का सा मुस्कुरा रहा था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो उसकी आंखों में देखती बोल रही थी, मगर वो बहुत ज़्यादा जब्त ना कर सकी। उसकी पलकों पर रोके हुए आंसू अपनी हाथ को तोड़कर बह निकले। वो मुसलसल उसकी तरफ देख रही थी। इसकी आंखों से आंसू बहते सुल्तान को बहुत तकलीफ दे रहे थे। आई एम सॉरी। उसने हाथ से उसकी गालों पर फिसलते आंसुओं को अपनी उंगलियों के पैरों में समेट लिया। तुम बहुत बुरे हो, सच में बहुत बुरे हो। वो गहरी गहरी सांसें भरती हिचकियों से रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। वो अपनी आदत के बरक्स बहुत नरमी से बात कर रहा था। ईशा ने अपने चेहरे का रुख दूसरी जानिब किया। वो इसके साथ ज़मीन पर बिठा घुटने पर बाजू रखे मुसलसल उसकी तरफ देखने में मसरूफ़ था। ईशा, सुल्तान ने पहली दफ़ा उसका नाम पुकारा था। पहली दफ़ा उसके मुँह से अपना नाम सुनकर उसने चेहरा घुमाकर उसकी जानिब देखा। मुझसे निकाह करोगी? वो इसकी आंखों में देख रहा था। वो धीरे से नफ़ी में सरगर्दन हिलाई। वो गुस्से से नाक सुकेड़े उसकी जानिब देख रही थी। उसे इतना तंग करने और इतना रुलाने के बाद वो कितने मज़े से उससे पूछ रहा था क्या वो उसके साथ निकाह करेगी। ईशा का दिल चाहे इस पर मुक्कों की बरसात कर दे, मगर वो नाक सुकेड़े बस उसे गुस्से से देख रही थी। इसके मासूम से अंदाज में इनकार करने पर वो मुस्कुरा दिया। जानती हो, गुस्से में तुम्हारे गाल बहुत गुलाबी हो जाते हैं। तुम बहुत बुरे हो। मान लिया, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? सुल्तान ने ईशा से सवाल किया। मैं नहीं जानती। नहीं जानती मतलब? तुम जानकर क्या करोगी? निकाह के लिए ज़रूरत पड़ेगी, पागल लड़की। मुझे नहीं करना तुमसे निकाह, मगर मुझे तो करना है। वो मुस्कुराया। सुल्तान ने धीरे से इसकी थोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी जानिब घुमाया। ईशा ने मासूम से गुस्से से इसका हाथ झटका था। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। सुल्तान ने माथे पर शिकने लिए इसकी तरफ देखा। मैं नहीं जानती। हाँ, एक दफ़ा शिफा आंटी ने जिक्र किया था मुझसे। शायद इब्राहिम नाम था इनका। सुल्तान के चेहरे पर अजीब सी कैफियत नुमाया हुई। इब्राहिम, और उसने ज़ेरे लब दोहराया। मगर अपने जहन में आने वाले ख्यालों को झटक कर वो इसकी जानिब मतवज्जह हुआ, जो कि फिर से आंसुओं से चेहरा तर किए हुए थी। मगर इस दफ़ा सुल्तान ने इसके आंसू नहीं पहुँचे थे। वो जानता था इस बात के जिक्र से उसे तकलीफ़ होगी। कुछ देर में रस्म होगी, तैयार रहना। सुल्तान, वो कमरे से बाहर जाने के लिए 2 कदम बढ़ा कि मध्यम सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। सुल्तान ने रुख उसकी जानिब किया। तुमने कभी मुझे अपना नाम ठीक से बताया भी नहीं। वो रो रही थी, मगर वो उसे इस वक्त किसी भी कश्मकश में नहीं डालना चाहता था, सो अपने कदम मोड़ता वहाँ से चला गया। वो फिर से घुटनों में सर्दी बिन आवाज़ रोने में मसरूफ़ हो गई। कुछ ही देर बाद आईगुल हाथ में एक सुर्ख रंग का झूठा सा दुपट्टा पकड़े कमरे में दाखिल हुई। ईशा, चलो, रस्म शुरू करनी है। वही गहरी सांस भर गई। आईगुल उसके करीब बैठ गई। एक बात बताऊं, तुम खुशकिस्मत हो भी और नहीं भी हो। इसलिए कि तुम सुल्तान भाई की ज़िंदगी में शामिल होने जा रही हो, और नहीं इसलिए कि इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, जिसके असरात तुम पर भी पड़ेंगे। मगर तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। आखिर सुल्तान की बीवी बनने जा रही हो तुम। इसकी तरह बहादुर और मजबूत बनना होगा तुम्हें, और एक तुम ही हो जो इसे संभाल सकती हो। ईशा, वो अपने आंसू साफ करती इसकी बातों को सुन रही थी। अपने गले के गिर्द लिपटा हिजाब उसने सर पर दुरुस्त किया और आईगुल उसे लिए ड्राइंग रूम में चली आई, जहाँ एक अदद काजी के साथ कुछ गवाहान और साथ में वो मखरूर शहजादा हमेशा की तरह ब्लैक सूट में मलबूस अपनी पूरी शान से बैठा था, जिसके साथ बैठे इंसान को देखकर ईशा के कदम थम गए थे। ये गीत सुल्तान के साथ बैठा ईशा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ईशा को इस पर शदीद गुस्सा आया। मतलब यहाँ एक मैं हूँ जो बेवकूफ़ थी बस। वो आंखें मूंदती हुई गुस्सा अपने अंदर उतार गई। वो इससे कुछ फासले पर बैठी थी। रहीम शाह उसे बहुत गौर से देख रहे थे। ईशा बिनते इब्राहिम, आपका निकाह महर अब्दुल बारी वल्द महर दाऊद अली ख़ान के साथ बेअवज़ 50 लाख तुर्किश लेरा हक महर सिक्कर राइटल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने इमाम निकाह के अल्फाज बोलने शुरू किए तो ईशा को अपने वजूद में एक सनसनी सी महसूस हुई। इमाम साहब के अल्फाज के इख्तिताम पर सब खामोशी से ईशा की तरफ देख रहे थे, जो न जाने किन ख्यालों में गुम बैठी थी। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा। वो अपने हाथों को आपस में उलझा रही थी। ईशा बिनते इब्राहिम, आपका निकाह महर अब्दुल बारी वल्द महर दाऊद अली के साथ बेअवज़ 50 लाख तुर्किश लीरा हक के महर सिक्कर राइटल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है?
अल्फाज फिर से दोहराए गए। उसकी सांसें तेज हो रही थी। दिल था जो पागलों की तरह धड़क रहा था। आइगुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ईशा बिनते इब्राहिम, आपका निकाह। तीसरी दफ़ा इमाम साहब ने अपने अल्फाज दोहराए तो सुल्तान का दिल चाहे इसकी जगह खुद कबूल है बोल दे। कबूल है। बमुश्किल उसके मुंह से अल्फाज अदा हुए तो सुल्तान की अटकी सांस बहाल हुई। 3 दफ़ा रसाबंदी हासिल करने के बाद अब सुल्तान की बारी थी। महर अब्दुल बारी वल्द महर दाऊद अली ख़ान, आपका निकाह ईशा बिनते इब्राहिम के साथ बेबस 50 लाख तुर्किश लीरा हक के महर सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? इमाम के अल्फाज पूरे होने से पहले ही वो कबूल कर चुका था। 3 दफ़ा वो अपनी रसामंदी का इजहार एक कदम पहले ही कर चुका था। हादी ने आइगुल को कोहनी वाले, देख लो ज़रा, ये वही सुल्तान है ना? अब तो फंस गया बेचारा, बहुत मज़ा आने वाला आइगुल। आइगुल ने मुस्कुराहट दबाई। कुछ अहम कार्रवाई और दोनों के दस्तखत लेने के बाद इमाम निकाह की रस्म पूरी हुई तो दुआ के लिए हाथ उठे। वो हाथ उठाए। मांगना तो बहुत कुछ चाहती थी मगर आंसुओं के अलावा इसके मुझसे कुछ अदा नहीं हो रहा था। आखिर हिचकियों की आड़ में अपने रब से मुखातिब थी, अल्लाह जी अब्दुल को मुझसे मोहब्बत हो जाए। कांपते होंठों के साथ उसके मुंह से बस एक ही दुआ निकली और इस दुआ के बाद जैसे उसके होंठ सिल गए। आंसुओं से भरी हथेली को उसने आमीन कहकर चेहरे पर फेरा था। सुर्ख रंग के इस दुपट्टे को सर पर ओढ़े वो शीशे के सामने बैठी खुद को देख रही थी। कुछ ही पल में वो क्या से क्या हो गई थी, मगर यही जिंदगी थी जो अब गुजारनी थी हर हाल में। दरवाजे पर खटखट हुई तो अपने सर से दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया। वो हिजाब को सर पर ओढ़े हुए थे। वो भारी कदमों से चलता हुआ उससे कुछ फासले पर विराजमान हुआ। ईशा उसकी तरफ पुश्त किए बैठी थी। वो अपनी जगह से उठकर उसके साथ आ बैठा। वो उससे कुछ फासले पर हुई। सुल्तान ने इस फासले को थोड़ा करीब होते ख़त्म किया तो वो बेड से उठकर उसके करीब से गुजरी ही कि सुल्तान ने उसकी कलाई थामी। ईशा ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की मगर इसकी मजबूत गिरफ्त में नाकाम रही। वो इसके मुकाबिल खड़ा था। छोड़ो मुझे। वो मुसलसल अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़ा रही थी। सुल्तान ने अपने हाथ की गिरफ्त ढीली की तो ईशा ने एकदम से उसके सीने पर हाथ रखे खुद से दूर धकेला था। दूर रहो मुझसे। सुल्तान ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच लीं। हमें चलना चाहिए। वो इसे देख रहा था। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। सुल्तान उसकी तरफ बढ़ा। वो अपने कदम पीछे करती दीवार से जा लगी। मुकाबिल की आंखों में गुस्से की लहर देखकर वो गहरी सांसें भर रही थी। सुल्तान ने करीब आते जोर से दीवार पर हाथ रखा। मुझे मजबूर मत करो लड़की, अपनी जिद पूर को एक तरफ रखो और चलो। वो गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। और अगर ना चलूँ तो मैं अपने तरीके से लेकर जा सकता हूँ। और क्या है तुम्हारा तरीका? वो नाक सुकेरते बोली। तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आएगा, लिहाजा से छोड़ो और चलो। क्यों हर वक्त तुम्हारी मर्जी ही चलेगी? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम बहुत बुरे हो, तुम झूठे हो। सुल्तान ने दीवार पर जोर से हाथ मारा। गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो दीवार से लगी सहमी खड़ी थी। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं वाकई बुरा बन जाऊंगा, और उतना बुरा कि तुम पछताओगी। ईशा के गले में गिनती उभरी। मुझे मजबूर मत करो। वो इसकी कलाई मजबूती से थामता चल दिया। वो आंखों में आंसू लिए उसके पीछे चलती चलती उसकी चौड़ी पुश्त को देख रही थी। ये वो अब्दुल तो नहीं था, ये वो नहीं था जिससे उसने मोहब्बत की थी। वो इसे लिए ड्राइंग रूम में आया जहाँ रहीम शाह समेत सब इसी का ही इंतज़ार कर रहे थे। ईशा ने एक झटके से उससे अपना बाजू छुड़वाया। सुल्तान ने एक तीखी निगाह इस पर दौड़ाई। हादी ने आइगुल को कोहनी मोल ली। मज़ा आने वाला है गुल। वो दोनों शरीर सा मुस्कुरा दिए। इजाज़त है आका जान। सुल्तान ने रहीम शाह के करीब होते कहा। वो कनखियों से अपने ज़िद्दी सुल्तान को देख रहे थे जो अपना हर फैसला ऐसे ही धमाकेदार करता था। यह हमाका तो तुम कर बैठे हो, मगर अब ध्यान रखना। रहीम शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा, जिस पर सुल्तान ने ज़ोर से आंखें मींच लीं। सुल्तान को बस इस एक बात से चिढ़ थी कि कोई बिला वजह से छुए या इसके कंधे पर हाथ रखे, मगर वो आगा जान की इज्जत करता था, सो जब्त कर गया। आप फिक्र न करें, मैं देख लूँगा। ईशा से कुछ फासले पर खड़ी हाथों की उंगलियां आपस में उलझा रही थी। आइगल करीब आती उसके हाथों को थामे खड़ी थी। बहुत मुबारक हो ईशा, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करूँगी। एक बात बताऊँ? वो इसके कान के करीब हुई। सुल्तान भाई तुमसे डरते हैं, सिर्फ तुमसे। इस बात का फ़ायदा उठाना अब तुम्हारा काम है। वो मुस्कुराती हुई फासले पर हुई। वो चेहरे पर गुस्सा लिए अपने आसपास सब लोगों को देख रही थी, जिनमें बस 2 चेहरे ही उसे जानते थे, सुल्तान और यकीद। और ईशा को अपने इस एक डिम्पल वाले बॉस को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो कि उसे देखकर शरीर से मुस्कुराने में मसरूफ़ था। सबसे इजाज़त तलब करने के बाद वो गाड़ी में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था, जबकि आइगुल उसके करीब खड़ी न जाने क्या बातें कर रही थी। वो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलती पिछली सीट पर विराजमान हो गई। वह खड़ूस मुस्कुरा दिया। मेरे ख्याल से मैं ड्राइवर नहीं हूँ, उसने आईब्रो उठाकर फ्रंट शीशे से उसे देखते हुए कहा। वो दोनों बाजू आपस में बांधे उसे नज़रअंदाज किए बैठी थी। आगे बैठो। वो उसी पोजीशन में बैठी थी। आपको चलना है तो चलें, वरना मुझे नीचे उतार दें। मुझे नहीं जाना आपके साथ।
वो कुछ ही देर में तुमसे आप पर आई थी। सुल्तान ने गहरी निगाह उसे देखते अपनी मुस्कुराहट दबाई। उसे अच्छा लगा था, सो वो मजीद कुछ कहे बगैर ड्राइविंग में मसरूफ़ हो चुका था। वो इसे नज़रअंदाज किए सीट की पुर्श से टेक लगाए विंडो से बाहर देख रही थी। सुल्तान ड्राइविंग करता बार बार मिरर से उसे देखता, उसकी वो बातों की पोटली आज बहुत खामोश थी और अब उसे खामोशी से उलझन हो रही थी। तुम ठीक हो? आखिर खामोशी को वो तोड़ ही गया, मगर जवाब में बस खामोशी ही मिली। तुमसे पूछ रहा हूँ लड़की। ईशा ने तीखी निगाह इसकी तरफ दौड़ाई। वो इसे देख रहा था। मुख्तसर जवाब। वह हमेशा ही मुख्तसर जवाब देता था, मगर जब वो मुख्तसर जवाब में उससे बात करती तो उसे बहुत उलझन होती थी। गाड़ी एक जगह रुकी। वह इसे शॉप में जाता देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो कुछ बैग हाथ में थामे वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद आखिर वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे। वो इसके पीछे बोझल कदमों से चलती हुई जा रही थी। वो इस जगह पहले भी आ चुकी थी, मरवा के साथ, मगर वो नहीं जानती थी कि ये यहाँ रहता है। फ्लैट में पहुँच के सुल्तान ने चाबी घुमाई तो वो एक बहुत पुरकशिश फ्लैट में दाखिल हुई। वो फ्लैट काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। लकड़ी का बना फर्श, बल्कि वो पूरा फ्लैट ही लकड़ी से बनाया गया था, मगर हाल में बेतरतीब हुई चीज़ों को देखते उसने आँख भरी, जैसे किसी ने हर चीज़ अपने हाथों से बेतरतीब की हो, और उम्मीद भी क्या हो सकती है। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। सुल्तान ने टेबल पर चीज़ें रखते उसकी जानिब देखा, जो बेजार से सूरत बनाए अपने स्कार्फ का एक पल्लू हाथ में पकड़े इर्द गिर्द देख रही थी। कुछ खा लो। वो टेबल पर पड़े बैग्स में से खाना निकाल रहा था। मुझे भूख नहीं है। मैंने पूछा नहीं है। वो इसके करीब आया। ईशा एक पल में उससे कुछ फासले पर आई। कहा ना मुझे भूख नहीं है। क्यों तुम जिद करती हो? तुम्हारी इसकी जिद की वजह से मुझे मजबूरन तुम पर गुस्सा करना पड़ता है। अब एक बार में ही बात मान लो तो अच्छा रहेगा। वो गुस्से से बोल रहा था। क्यों? आपके बाप का राज है क्या? जब चाहेंगे जो चाहेंगे करेंगे। वो जो गुस्से से उसे देख रहा था, इसके जवाब पर एकदम हंस दिया। फिलहाल तो यही समझ लो। वह हंसता हुआ उसे देख रहा था, जबकि इसके इस तरह हंसने पर ईशा को और गुस्सा आ रहा था। वो उसे अपने छोटे छोटे हाथों से पूरा जोर लगाकर दूर धकेलती कमरे की तरफ चल दी, जबकि वो इसके इतने जोर लगाकर धकेलने पर अपनी जगह से 1 इंच ही हटा था। वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की हालत देखकर एक पल को रुकी। हर तरफ टूटी बिखरी चीज़ें और फर्श पर पड़े शीशे की छोटी छोटी शीशियाँ और बेतरतीब हुआ बेड, और ऊपर से वहाँ से सिगरेट की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। वह 1 मिनट भी वहाँ ना रुक सकी और तेज़ी से वापस बाहर की तरफ आई, जहाँ वो कलाई पर बंधी घड़ी देखकर इसी का इंतज़ार कर रहा था। वो जानता था कि कुछ ही मिनटों में वापस आएगी। उसे बाहर आता देख वो दोनों बाजू बांधे खड़ा था। वो कमरा है या कचरे का ढेर? तुम ऐसे रहते हो, बहुत गंदे हो। वो गुस्से में थी, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। अगर अपनी जल्दबाजी को थोड़ा कम करो तो बताना चाहूँगा कि तुम्हारा कमरा इस तरफ है। वो दूसरे कमरे की तरफ इशारा करते बोला। बहुत शुक्रिया। वैसे भी वो कबाड़ का ढेर आपको ही मुबारक हो। वो अपने स्कार्फ एक तरफ झटकती एकदम से उसकी नज़रों के सामने से गायब हुई। वो बालों में हाथ फेरता मुस्कुरा रहा था। बालकनी में खड़ा वो हाथ में सिगरेट पकड़े गहरे गहरे कश ले रहा था। सुल्तान ने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी होगा, मगर आज जो कुछ भी हुआ वो इस पर अब कदरे मुतमईन था। बस अब इस ज़िद्दी लड़की को इसकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट वापस करनी थी जो वो इससे ले चुका था। ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहने वो बिना बाजू के टॉप में मलबूस था। इसके मजबूत बाजू पर एक गहरा चोट का निशान वाज़ेह हो रहा था। इस स्लीवलेस टॉप में उसकी चौड़ी भरपूर मर्दाना छाती नुमायाँ हो रही थी। पेशानी पर हमेशा की तरह बाल बिखरे, हाथ में सिगरेट पकड़े वो गहरी सांसें भर रहा था। अब उसे इस पागल सी मासूम लड़की को महफूज रखना था, बहुत महफूज, मगर वो यहाँ पर अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। अब वो इसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी, जिसे अब हमेशा के लिए उसे निभाना था। वो बेड पर चिटलेटा आज बहुत सुकून महसूस करता था। न जाने क्यों, मगर वो अपने इस फैसले से मुतमईन था। मगर उसे अपने सीने में शदीद जलन महसूस हो रही थी। वो टॉप उतारकर एक साइड पर फेंकता सीने पर ज़ोर ज़ोर से हाथ फेरने लगा। सोने की कोशिश अब नाकाम हो चुकी थी। सो वो औंधा लेटा उसकी मासूम गुस्से से भरी बातें याद करता मुस्कुरा रहा था। वो सुबह उठे तो शायद उसे भूख महसूस हो रही थी। मगर इसका कमरे से बाहर जाने को दिल भी नहीं कर रहा था। न जाने क्यों, मगर उसे यहाँ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो अब्दुल के घर नहीं, पता नहीं किस अजनबी शख्स के घर में है। अब उसे यहीं रहना था। वो अब्दुल तो बिल्कुल नहीं था, मगर वो नहीं जानती थी कि इसके सामने, इसके करीब वो अब्दुल बारी ही था, जो इसके साथ इतनी नरमी से पेश आ रहा था। वरना तो सुल्तान को उसने अभी देखा भी नहीं था, और इसके सपना वो अपना रूप जाहिर भी नहीं करना चाहता था। आखिर भूख से हार मानती हुई वो कमरे से बाहर निकली। बालों को कमर पर फैलाए वो स्कार्फ गर्दन के गिर्द लपेटे किचन की तरफ चली आई, जहाँ से खटपट की आवाज़ें पहले ही आ रही थी। उसने थोड़ा झुककर अंदर झांका, जहाँ वो शेल्फ के करीब शर्टलेस खड़ा कॉफ़ी के केटल में दूध डाल रहा था। ईशा ने उसे देखते ही बेख्तियार आंखों पर हाथ रखा। तो क्या अब ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर? हाँ, वो दरवाजे से बाहर हुई।
तो भूख लग ही गई तुम्हें? अपने पीछे आती उसकी आवाज़ पर रुकी थी। वो मुस्कुराता हुआ कॉफ़ी का कप हाथ में था, मैं उसके करीब आया, मगर वो चेहरा दूसरी जानिब किए खड़ी थी। कॉफ़ी? वो इसकी तरफ कप बढ़ाए खड़ा था, जबकि ईशा एक दफ़ा भी उसके हाथ की तरफ ना देखते हुए इसके हाथ से कप पकड़ती तेज़ तेज़ चलती कमरे में जा चुकी थी। वो मुस्कुराया। हाँ, पागल कहीं का, कोई ऐसे भी किसी लड़की के सामने आता है भला? वो झुरझुरी लेकर बालकनी में आई थी, कॉफ़ी लबों से लगाते पहली फुर्सत में बाहर। इतनी बकवास, इतनी कड़वी। वो कप की तरफ बेबसी से देख रही थी, जबकि वो हाथ बांधे इसी का ही इंतज़ार कर रहा था कि कब कॉफ़ी का कप बाहर वो फेंकने के लिए आएगी। ज़ाहिर है इतनी कड़वी कॉफ़ी वो कैसे पी सकती थी, मगर खुद की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया। वो बाहर नहीं आएगी सोचता वो फ्लैट से बाहर निकला। वो बालकनी में ज़मीन पर बैठी भूख की शिद्दत से अब निढाल हो रही थी। उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था, अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दरवाजे पर खटखट हुई तो उसका ध्यान भटका। वो बोझल कदमों से चलती हुई दरवाजे तक आई। हाथ बढ़ाकर खोलने से पहले वो सोच रही थी। दरवाज़ा खोलने पर उससे बस चंद इसके फासले पर खड़ा था, मगर इस दफ़ा शर्ट पहने। अब अगर जिद पूरी हो गई हो तो कुछ खा लो। वो पूरी आंखें फैलाए गुस्से से उसे देख रही थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा था और सुल्तान इस गुस्से से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। वो रानी के पे पड़े बेशुमार लवाजमात को देखकर ना जाने खुद को ना रोकती हुई शुरू हो चुकी थी, जबकि वो इसके बिल्कुल सामने बैठा वो जहर भरी कॉफ़ी पीने और उसे देखने में मसरूफ़ था। खाने से अच्छी तरह इंसाफ के बाद वो तुर्किश कहवा थामे बैठी थी, जबकि इसके बालों की कुछ लटें इसके चेहरे के गिर्द लहरा रही थीं। आपने मुझसे निकाह क्यों किया? वो उसे देख रही थी। हर बात का जवाब नहीं होता, वो कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोला। होता है, अगर देना चाहो तो। कौन है आप? वो कनखियों से उसे देख रही थी। क्या ये जानना ज़रूरी है? हाँ, मेरे लिए ज़रूरी है, मैं जानना चाहती हूँ। आखिर कौन है आप? क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों? आखिर सुल्तान ने एक गहरी सांस भरी। तुम्हें महफूज रखना चाहता हूँ। मगर क्यों? क्या लगती हूँ मैं आपकी, जो आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? बीवी हो मेरी, वो इसकी आंखों में देखते बोला। क्यों बनाया आपने मुझे अपनी बीवी? आखिर क्यों? सवाल बहुत पूछती हो तुम, जिनसे मुझे गुस्सा दिलाती हो। तो अब सीधा जवाब दें तो गुस्सा ना करें, मगर आप हमेशा उल्टा जवाब देते हैं। वो लोग कौन थे जिन्होंने मुझे किडनैप किया था? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। मगर मेरी तो है। कितने लोगों से दुश्मनी है आपकी आखिर? इस पूरी दुनिया से, तुम्हारे अलावा। वो कुर्सी एक तरफ करता वो 2 कदम चला ही कि ईशा ने बढ़कर उसे बाजू से थाम लिया। आप ऐसे बगैर जवाब दिए नहीं जा सकते। मैं जानना चाहती हूँ आप कौन हैं। आपको बताना होगा। सुल्तान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जो हमेशा की तरह अपनी ज़िद से उसे गुस्सा दिला रही थी। सुल्तान ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो वो 2 कदम पीछे हुई। एक बात बार बार मत किया करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ तल्ख रवैया अपनाऊं। वो इसकी गर्दन पर बिखरे बालों की तरफ देख रहा था। सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर इसकी गर्दन पे बालों को हाथ से छुआ था। ईशा ने एकदम इसका हाथ झटका। सुल्तान ने गुस्से से अपने जबड़े भींचते हुए इसके बालों को एक तरफ से ज़ोर से अपनी मुट्ठी में कैद किया। इसके मुंह से एक कराह निकली कि अगले ही पल उसने एकदम अपना हाथ उसके बालों से जुदा किया। वह हैरान कुन नज़रों से उसे देख रही थी, जबकि मुकाबले अपने हाथ की मुट्ठियाँ ज़ोर से भेजता लंबे लंबे डग भरता फ्लैट से बाहर चला गया था। वह गहरी सांस भरती दीवार से लगते नीचे बैठती चली गई। हर एक लम्हे इस शख्स का अलग रूप उसके सामने आता था। वो अब नहीं जानती थी कि उसे किससे मोहब्बत है। वो इंसान आखिर कौन है? इसका कौन सा रूप है जिससे वो पागल से मोहब्बत करती थी? वो अपने बालों पर हाथ रखते रोती। वो नहीं जानती थी कि इसका अब्दुल आखिर कहाँ चला गया था। सुल्तान के साथ इस फ्लैट में रहते हुए से 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था, मगर उसने फिर कभी इससे नहीं पूछा था, ना ही वो इससे मुखातिब होती थी। वो जब इससे कोई बिना बातचीत के चुपचाप अपने कमरे में चली जाती तो सुल्तान को अपने सीने में शदीद जलन का एहसास होता। वो नहीं चाहता था कि वो उससे नाराज़ रहे, मगर ईशा के लिए वो अजनबी ही था। वो सोफे पर बैठा गोद में लैपटॉप रखे तेज़ तेज़ उंगलियां चला रहा था, जबकि वो इससे कुछ फासले पर बालकनी में ज़मीन पर बैठी आसमान की तरफ गौर गौर से देख रही थी। पैरों तक आती स्कर्ट पहने वो अपने बालों को कमर पर गिराए दोनों बाजू घुटनों के गिर्द रखे दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। वो अपने काम में मसरूफ़ एक नज़र उसे देखता, मगर वो इसे नज़रअंदाज किए बैठी थी। वो इससे बात करना चाहता था। इसकी खामोशी सुल्तान को तकलीफ़ दे रही थी। आखिर वो हाथ मानता लैपटॉप एक साइड पर रखता बालकनी में आया। मौसम काफ़ी खुशगवार था। सुल्तान ने एक गहरी सांस भरते उसकी जानिब देखा। वो इसे यकलख्त नज़रअंदाज किए हुए थी। चलो, सुल्तान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ईशा ने उसके हाथ की तरफ देखा, मगर निगाहें फैली। सिद्धि लड़की, अपनी जिद छोड़ो, चढ़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। मतलब मेरी बात नहीं मानोगी? सुल्तान उसके करीब एक घुटने के पल बैठा था, उसकी आंखों में देख रहा था। ईशा ने नफ़ी में सर हिलाया। तो मतलब मैं अपना तरीका अपनाऊं? सुल्तान ने आईब्रो उठाकर कहा और कहते उसे बाजू से थाम कर अपने मुकाबले खड़ा किया। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना।
آپ کیوں ہر بات اپنی ہی چلاتے ہیں؟ کیونکہ میں حق رکھتا ہوں اور میرے خیال سے ایک شوہر اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ وہ اس کی کلائی تھامے باہر کی طرف بڑھا اور وہ اس کے پیچھے چلتی رونی صورت بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ حجاب اوڑھ لو، وہ فلیٹ لاک کرتا بولا۔ عشا نے غصے سے اپنی گردن سے اسکارف اتار کر سر پر اوڑھ لیا۔ اب وہ اس کے ہمراہ سڑک پر چل رہی تھی مگر غصہ ابھی تک ناک پر پوری شان سے منڈلا رہا تھا۔ موسم میں خوشگواری اور ٹھنڈک نے اس کے موڈ میں کافی حد تک سکون بھر دیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی اس سے کچھ فاصلے پر چل رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے استقلال اسٹریٹ کی بھیڑ میں پہنچے۔ ہر طرح کے لوگ وہاں اپنی اپنی ضرورت کے لیے پھر رہے تھے۔ وہ وہاں پہلے بھی اس کے ساتھ آ چکی تھی مگر وہ عبدر کے ساتھ آئی تھی، اس اجنبی کے ساتھ نہیں۔ وہ چلتی اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی بے دھیانی سے چل رہی تھی جب سلطان نے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ایک دم ہوش میں آنے پر اس نے اپنی سائڈ پر دیکھا۔ وہ ٹرام لائن پر چل رہی تھی اور ٹرام اس سے کچھ فاصلے پر تھی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، وہ اس کا بازو تھامے ہوئے تھا۔ ہاں نہیں ہے پیاری، عشا نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑایا، مگر افسوس میرے ہوتے ہوئے اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکو گی۔ اور وہ کیوں؟ میں جب چاہوں اس سے پیچھا چھڑا سکتی ہوں اور آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھتی سیدھا اس کی چوڑی مضبوط چھاتی سے ٹکرائی۔ اس نے دور ہونا چاہا مگر سلطان نے اس کے دونوں بازو سے مضبوطی سے تھام لیا۔ اب اس پر میرا حق ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ تم اسے لے نہیں سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ آپ بہت برے ہیں، وہ غصے سے ناک سکیڑتے بولی۔ جانتا ہوں مگر تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اپنا برتاؤ ٹھیک کرو پلیز، بی نارمل۔ تم ویسے ہی رہو جیسے پہلے تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اور یہی بات اگر میں آپ سے کہوں تو بی نارمل، اب آپ ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے تو۔ عشا کی ہائٹ سلطان سے کافی کم تھی۔ وہ گردن نیچے جھکائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس کے مقابل اپنی گردن فل اوپر کی اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہی تھی۔ تم وہ بات نہ کیا کرو جو مجھے پسند نہیں، تمہاری ضد مجھے تلخ ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ سلطان کی وجود سے اٹھتی وہ خوبصورت خوشبو عشا کے غصے کو اپنے اندر ہی کہیں سما گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے جو پلکوں سے پھسل کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ سلطان نے وہ آنسو انگلیوں کی پوروں میں سمیٹ لیے۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوئے پھر سے سامنے دیکھ کر چلنے لگی۔ آپ جانتے ہیں مجھے استقلال اسٹریٹ اپنا گھر لگتی ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر یہاں کی رونق اور چہل پہل دیکھ کر لگتا ہے میں اپنے گھر میں ہوں، ایک سکون ملتا ہے۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں بھیڑ پسند ہے؟ سلطان نے سوال کیا۔ ہاں پسند ہے، بس کبھی کبھی نہیں۔ آپ کو پسند ہے؟ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ اب اس کو کیوں کا کیا جواب دوں؟ وہ دونوں چلتے چلتے حافظ مصطفیٰ کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں آج تھوڑی بھیڑ تھی اور رش کافی زیادہ تھا۔ سلطان اس کا بازو تھامے بھیڑ سے رستہ بناتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ چلتا ہوا سیدھا حافظ مصطفیٰ کے کشادہ حال کی جانب آیا۔ وہاں چونکہ قدرے رش تھا اس لیے وہ ایک کونے میں آیا اور اس کے مقابل صوفے پر براجمان ہوا۔ عشا کو بے اختیار ہی یہاں اپنی پچھلی دفعہ کا سفر یاد آیا۔ وہاں کا بکلاوا بہت مشہور تھا جو کہ عشا کو بھی کافی پسند تھا۔ کافی دیر وہ اس کے سامنے اس کی نگاہوں سے پزل ہوتی بیٹھی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ چھت کو دیکھ کے آج کچھ سکون محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس شخص میں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے زیادہ دیر غصہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے منانے پر وہ کیوں سب بھلا دیتی تھی؟ اس کے قریب آنے پر اس کی وہ خوشبو محسوس کرتی، وہ اپنا سارا غصہ اور تکلیف دھوئیں میں تحلیل ہوتا محسوس کرتی تھی۔ سچی محبت، جب ہم اس کا تلخ رویہ اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی اسے غلط نہ کہہ سکے۔ کچھ یاد کرتی وہ گہری سانس بھر گئی۔ فجر کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بہت کچھ مانگنا چاہتی تھی۔ میرے پاک رب، بے شک جو آپ کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں نا میں عبدر سے کتنی محبت کرتی ہوں، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ اس طرح مجھے مل جائے گا۔ میں اس کے لیے سب برداشت کر لوں گی مگر اس کا تلخ رویہ نہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میرے رب۔ اس کے آنسو رخساروں سے پھسل کر اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ اس کا دل میرے لیے تھوڑا نرم کر دے میرے اللہ جی۔ میں سب بھلا دوں گی، ہر تکلیف، ہر درد، میں سب بھول جاؤں گی، مگر اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ وہ کیوں اتنا سخت دل ہے، کیوں اتنا کٹھور ہے، کیوں وہ اپنا آپ مجھ سے چھپا کر رکھتا ہے؟ میرے اللہ جی مجھے میرا عبدر چاہیے، بس وہی چاہیے، آپ اسے میرے پاس واپس بھیج دیں۔ وہ روتی ہوئی سجدہ ریز ہوئی۔ وہ اس کے دروازے کے باہر زمین پر بیٹھا دروازے سے سر ٹیکے ہوئے گہری سانس بھر گیا۔ اس کے الفاظ تھے کہ سلطان کو اپنے دل پر پھوار سی پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، مگر وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ سلطان کو اچھے سے معلوم تھا کہ وہ اس کے قریب گیا تو اسے بہت تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ وہ نازک سے پری اس کے سر پھرے طوفان جیسی محبت کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔